हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने मौर्य सम्राट अशोक के बारे में चर्चा की और हमने देखा कि किस तरह कलिंग का युद्ध अशोक के जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर देता है। 261 ईसा पूर्व में यह युद्ध हुआ था और इस युद्ध का प्रभाव अशोक के दिलो दिमाग पर इस कदर पड़ा कि अशोक ने शस्त्र त्याग की ही घोषणा कर दी और शास्त्र, धर्म तथा अहिंसा के मार्ग को अपना लिया। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने और अपने शासन क्षेत्र में अनुशासन उत्पन्न करने के लिए कुछ नैतिक नियम बनाए जिन्हें अशोक का धम्म कहा जाता है। क्या है ये धम्म और क्या थे अशोक के धम्म के नियम, करते हैं चर्चा इस बारे में। अशोक जो मौर्य था, अशोक मौर्य 269 ईसा पूर्व के लगभग सिंहासन पर आसीन हुआ। अनेक इतिहासकार इसे प्राचीन विश्व का महानतम सम्राट मानते हैं। उसकी धम्म नीति विद्वानों के बीच निरंतर चर्चा का विषय रही। धम्म शब्द संस्कृत के शब्द धर्म का प्राकृत रूप है। मतलब ये जो धम्म शब्द है वो धर्म शब्द का ही एक रूप है। धम्म को विभिन्न अर्थों जैसे धर्मपरायणता, नैतिक जीवन, सदाचार आदि के रूप में व्याख्यायित किया गया है। संसार के इतिहास में अशोक इसलिए विख्यात है कि उसने निरंतर मानव की नैतिक उन्नति के लिए प्रयास किया। जिन सिद्धांतों के पालन से यह नैतिक उत्थान संभव था, अशोक के लेख में उन्हें धम्म कहा गया। दूसरे तथा 7वें स्तंभ लेख में अशोक ने धम्म की व्याख्या इस प्रकार की है। धम्म साधुता है, यानी साधु जीवन जीना, कल्याणकारी कार्यों को करना, पाप रहित होना, मृदुता, दूसरों के प्रति व्यवहार में मधुरता, दया, दान तथा शुचिता। शुचिता मतलब पवित्रता। आगे कहा गया है कि प्राणियों का वध ना करना, जीव हिंसा ना करना, माता पिता और बड़ों की आज्ञा मानना, गुरुजनों के प्रति आदर, मित्र परिचितों संबंधियों ब्राह्मणों तथा श्रवण मतलब सुनने वाले जो धर्म की नीति कथाओं व्याख्याओं को सुनते हैं के प्रति दानशीलता रखना तथा उचित व्यवहार करना। यहाँ तक कि दासों के प्रति भी, या वे लोग जो निम्न स्तरीय कार्य करते हैं उनके प्रति भी उच्च व्यवहार करना। आप सोचिए, राजा ऐसी बातों को अपना रहा है। राजा
ये कहता है कि धर्म के प्रति व्यक्ति को उदार होना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, अपने से बड़ों को सम्मान देना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, ब्राह्मणों को सम्मान देना चाहिए, दानशील होने चाहिए, पाप नहीं करने चाहिए, अच्छे से अच्छे कल्याणकारी कार्य करने चाहिए। यही सभी कार्य धम्म में शामिल किए गए। ब्रह्मगिरी शिलालेख में इन गुणों के अतिरिक्त शिष्य द्वारा गुरु का आदर भी धम्म के अंतर्गत माना गया। अशोक के अनुसार ये पुरानी परंपरा, अशोक कहता है कि प्राचीन समय में वैदिक दर्शन के मुताबिक भी गुरुओं का सम्मान किया जाता था, इसलिए गुरुओं का सम्मान होना जरूरी है। अशोक के तीसरा शिलालेख में अल्प व्यय तथा अल्प संग्रह का भी धम्म माना गया। यह आता है प्रश्न 1 नंबर का कि अशोक के किस शिलालेख में अल्प व्यय और अल्प संग्रह का उल्लेख है। अशोक के तीसरे शिलालेख में इसका उल्लेख है। अशोक ने न केवल धम्म की व्याख्या की बल्कि धम्म की प्रगति में बाधक पाप को भी बताया। अशोक ने बताया कि चंडता मतलब चांडाल जैसे कार्य, निष्ठुरता, क्रोध, अपमान और ईर्ष्या पाप के लक्षण हैं। प्रत्येक व्यक्ति को इनसे बचना चाहिए। अशोक ने रोजाना नित्य आत्म परीक्षण पर भी बल दिया, मतलब खुद की आत्मा को जांचो, उसका मूल्यांकन करो, क्या हम सही हैं, क्या ये जो कार्य करने जा रहे हैं वो कार्य सही है, कहीं इसमें कोई अनैतिकता, पाप, बुराई तो नहीं, कहीं हमारे कार्य से किसी को दुख, दर्द, चोट तो नहीं पहुंचेगी। मनुष्य हमेशा अपने द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को ही देखता है, यह कभी नहीं देखता कि मैंने क्या पाप किया। ये सबसे बड़ी चीज़ है। मनुष्य दूसरों की कमियों को निकालता है, अपनी कमियों को मनुष्य कभी नहीं देखता कि वो कितना कम है, बुरा है या पापी है। व्यक्ति को देखना चाहिए कि मनोवेग, ईर्ष्या, क्रोध, निष्ठुरता व्यक्ति को पाप की ओर ना ले जाएं, उसे भ्रष्ट ना करें। अतः धर्म का पूर्ण पालन तभी संभव हो सकता है जब मनुष्य उसके गुणों के साथ साथ इन विकारों से भी अपने को मुक्त रखे, मतलब धर्म के गुणों को तो अपनाए और इन विकारों को अपने से दूर रखे। इसके लिए आवश्यक है कि मनुष्य सदा आत्मनिरीक्षण करता रहे, खुद की आत्मा का मूल्यांकन वह स्वयं करता रहे। ताकि उसे बुराई के मार्ग पर, अधःपतन के मार्ग पर अग्रसर करने वाली बुराइयों का ज्ञान हो सके। तभी धम्म की भावना का विकास हो सकता है। धम्म के मार्ग का अनुसरण करने वाला व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति करता है और उसे इस लोक और परलोक यानी धरती लोक और स्वर्ग लोक यानी दूसरा जहां आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, दोनों में पुण्य की प्राप्ति होती है। यह भी राज्य के कार्यकलाप धम्म के सिद्धांतों के अनुरूप चले। यानी अशोक ये कहता है कि सिर्फ प्रजा, जनता या नागरिकों को ही धम्म के नियमों को ना माना जाए, अपितु स्वयं राजा और राजा के नीति नियमों को बनाने वाले, उसके प्रधानमंत्री, उसके मंत्री, सेनापति आदि सभी धम्म के सिद्धांतों को माने। धम्म के सिद्धांतों को सबके लिए सुलभ और बोधगम्य बनाने के लिए उसने अभिलेखों और शिलालेखों को सारे राज्य में महत्वपूर्ण स्थानों पर लगवाया, ताकि लोग, प्रजा अशोक के शासन के ये देख सकें, उन नियमों की जानकारी प्राप्त कर सकें। अशोक ने जो नियम कानून बनाए हैं उसकी समझ उन्हें प्राप्त हो सके। धम्म के संदेश वाहकों को साम्राज्य के बाहर भी भेजा गया।
यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि धम्म से किसी विशेष धार्मिक विश्वास या व्यवहार का तात्पर्य नहीं। ये ध्यान रखें कि धम्म के अंतर्गत कोई विशेष धर्म का प्रचार नहीं किया गया कि हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म को बढ़ावा दिया जाए, नहीं। ये तो सिर्फ वे संस्कृत शब्द धर्म का पर्याय है। ये धम्म कोई धर्म नहीं है, ये धम्म कुछ नियम है अनुशासन में रहने के, अपने जीवन को बेहतर बनाने के। ये कोई शाही सिद्धांत नहीं है कि राजा ने आदेश दे दिया और उसकी पालना करनी होगी। ये तो व्यक्ति को स्वयं अपने मन से, विवेक, ज्ञान, बुद्धि से उन्हें समझना होगा और उन्हें अपने जीवन में उतारना होगा। अशोक ने धम्म की नीति के प्रसार के लिए शिलालेखों, अभिलेखों को माध्यम बनाया। अशोक ने धम्म नीति के बारे में अपने विचार इन स्तंभों और शिलाओं पर खुदवाए। अशोक इस माध्यम से अपनी जनता से सीधा संपर्क स्थापित करना चाहता था। यह अभिलेख उसके शासनकाल के विभिन्न वर्षों में लिखे गए। इन अभिलेखों में व्यक्त किए गए सिद्धांतों के अध्ययन से अशोक के धम्म के प्रमुख तत्वों के विषय में पता चलता है। यानी अशोक ने इन सभी बातों को एक सार रूप में चलें तो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद अपने जीवन को और अपने साम्राज्य को पूरी तरह से बदलने का प्रयास किया। उन नैतिक नियमों को, उन आदर्शों को अपनाया जो समाज में, राज्य में बेहतर परिस्थितियों का निर्माण कर सकें। यही कारण था कि अशोक भारतीय इतिहास में महान शासकों के रूप में जाना गया। तो आज हमने अशोक के धम्म के बारे में जानकारी हासिल की। बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से यह अशोक का धम्म एक महत्वपूर्ण टॉपिक साबित होता है। अतः आवश्यकता है कि इस टॉपिक को आप ध्यान से पढ़ें और समझें। हालांकि किताबों के अंतर्गत अपने सिलेबस में काफ़ी शॉर्टली मैटर दिया गया है, लेकिन मैं आपको विस्तार से यहाँ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको कम समय में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। लेकिन आज के लिए इतना ही काफ़ी है। शेष चर्चाएं आगामी वीडियो में हम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।